चैप्टर 6 देख रहे हैं, वर्क एनर्जी और पावर। वर्क एनर्जी और पावर पे सवाल जवाब देखेंगे। पहला है, द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स काम करता है, वर्क करता है किसी भी बॉडी पे, उसमें साइन की बड़ी अहमियत है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी या क्वांटिटीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। यानी कुएं से पानी निकालते समय जो काम हो रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहला जो उत्तर है वो है पॉजिटिव। इस केस में जब कुएं से पानी निकाला जाता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये अगर कुआं है और इससे पानी निकाला जा रहा है तो पानी किस तरीके से निकाला जाएगा, इस तरफ, और आप खींचेंगे भी इस तरफ, तो फोर्स भी इस तरफ लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है। इसका मतलब जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। और वर्क कौन कर रहा है इसमें, और वर्क किस पे हो रहा है, बकेट पे हो रहा है, इसीलिए बकेट को यहां से खींचा जा रहा है, यहां से बकेट से खींचा जा रहा है। अगला है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और ये तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो वर्टिकली अपोजिट हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स लग रहा है, ये अभी हम mg की बात कर रहे हैं, हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो वर्क डन है उसका साइन नेगेटिव होगा। तीसरा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। कहने का मतलब अगर ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से बॉडी इस तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखिए, जब भी बॉडी जाती है या किसी तरफ मूव करती है, फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ये रफ है, लेकिन ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। अब रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन बताया गया है इसमें, जो फ्रिक्शन फोर्स इसमें लगेगा, क्योंकि रफ है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि ये भी सवाल में दिया है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करनी है तो जो यूनिफॉर्म फोर्स वो आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ताकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन हो सके। और जो अप्लाइड फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो मोशन के इसमें काम कर रहा है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो इस केस में पॉजिटिव होगा। अगला है, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो पेंडुलम अगर आप ले और उसको यहाँ पर उठा के छोड़ दें तो कुछ देर तक वो यहाँ तक जाएगा, आएगा, सब कुछ चलता रहेगा, उसके बाद एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो वर्क डन इस रेजिस्टिव फोर्स, जो एयर का रेजिस्टिव फोर्स है, वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, कि बताना है आपको। तो जो रेजिस्टिव फोर्स जो रेजिस्ट कर रहा है, एयर, हवा रेजिस्ट कर रही है, वो किस डायरेक्शन में होगा। जब भी जैसे यहाँ पर मोशन हो रहा है तो एयर इस तरफ रेजिस्ट करेगी, इस तरफ हो रहा है तो एयर इस तरफ रेजिस्ट करेगी। इसका मतलब दोनों ही केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए वर्क डन जो है इस केस में नेगेटिव होगा। अब एक बॉडी है जिसका मास 2 kg दिया हुआ है और इनिशियली वो रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें अप्लाई किया गया 7 न्यूटन का, और ये टेबल पे है, जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो 0.1 दिया है। आपको कंप्यूट करना है वर्क डन अप्लाइड फोर्स द्वारा 10 सेकंड में, वर्क डन फ्रिक्शन द्वारा 10 सेकंड में, वर्क डन जो नेट फोर्स लग रहा है बॉडी पे 10 सेकंड में, और जो चेंज हो रही है, तब्दीली हो रही है काइनेटिक एनर्जी में उस बॉडी की 10 सेकंड में। तो यहाँ से शुरू करेंगे
कि यूके यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, या जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन होता है। यानी कि अगर मैं यूके की बात करूं तो वो होता है फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना हो तो यूके के साथ एनआर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यूके के साथ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? इसी 2 kg वेट के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी की बात करें, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो इसके mg के बराबर होगा, राइट। तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूके 0.1 दिया हुआ है इसलिए हमने इसको डायरेक्टली ले लिया। अब 2 kg वेट है, यानी कि 2 × 9.8 mg, 2 यहाँ रखना है, g ग्रेविटी 9.8 लेना है, तो 1.96 न्यूटन आएगा। अब नेट इफेक्टिव फोर्स क्या है? देखिए 7 न्यूटन इसमें फोर्स लग रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको अपोज कर रहा है वो आपका 1.96 निकल के आया। तो दोनों को माइनस करेंगे तभी हमारे पास नेट इफेक्टिव फोर्स आएगा। तो 7 से 1.96 को घटाया तो 5.04 आया। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है F/m। हम जानते हैं कि न्यूटन का जो लॉ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास से। तो ये कितना है? नेट इफेक्टिव फोर्स कितना है? 5.04 निकाला, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो डिस्टेंस है s कैसे आएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए ut, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है, रेस्ट पे है, तो ये तो हट जाएगा, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो हाफ a आपके पास ये है 2.52, और टाइम आपको 10 सेकंड बोला गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है कि वर्क डन कितना हुआ अप्लाइड फोर्स द्वारा। 7 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, और कुल मिला के आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 126। तो 7 को 126 से मल्टीप्लाई करिए, 882 जूल्स आएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो 1.96 हमने ये निकाला था फ्रिक्शन फोर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 126 से, ये जो यहाँ निकाल के रखा है हमने, ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना आ गया? अच्छा 246.96 आएगा, लेकिन माइनस हमने साइन दिया है क्योंकि ये अपोजिंग डायरेक्शन में काम कर रहा है। ऐसे नेट फोर्स द्वारा नेट फोर्स कितना निकल के आया था? 7 माइनस 1.96 5.04। 5.04 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 635.04 आ जाएगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है बॉडी की? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वही होगी जो वर्क डन, जो फोर्स ने 10 सेकंड में काम किया, जितना फोर्स ने वर्क डन किया वही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो कितनी आई थी हमारी? 635.04 जूल्स। तो यही है, ये बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम से आया है। ये जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये एग्जांपल है किसी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के एक डायमेंशन में। जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की वो ये क्रॉस से दिखाई गई है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है। ऑर्डिनेट एक्सिस मतलब वाई एक्सिस में। हर एक केस में आपको वो रीजन बताना है, यदि ऐसा कोई है, इफ एनी दिया हुआ, जिसमें पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड फॉर द गिवन एनर्जी। इस एनर्जी के लिए पार्टिकल यहां नहीं हो सकता। आपको ये भी बताना है कि जो मिनिमम टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी इन केसेस में। कुछ और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट भी सोचिए इसमें, जिसमें ये शेप्स आपको रेलेवेंट लगे। तो इससे पहले कि हम इनको इंटरप्रेट करें एक एक करके ग्राफ को, पहले ये समझ लें कि जो एनर्जी होती है वो, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, राइट। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि E माइनस पी हो गया, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अपने आप में हाफ mv स्क्वायर होती है। मास तो नेगेटिव नहीं हो सकता, और v स्क्वायर है, वेलोसिटी नेगेटिव भी है, तो स्क्वायर कर दीजिए उसका। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं हो सकता? उन रीजन में नहीं हो सकता जहां पर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाए। बस ध्यान रखिएगा, यही इसका, इस सवाल का मेन जो एजेंडा है या फिर जो क्रक्स है वो यही है। अब आप इस पे आते हैं पहले वाले पे। यहाँ पर देखिए जो रीजन है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, 0 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये 0 गई है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है यहाँ पे। तो इस, और अगर आप इसके ऊपर गए, a के ऊपर वाले रीजन में गए, मतलब इसके आगे गए, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू E से ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपकी नेगेटिव हो जाएगी इस रीजन में। इसका मतलब
x ग्रेटर देन a के इस a से ऊपर अगर आप गए तो यहां पर आपका पार्टिकल मतलब इस जगह पे नहीं हो सकता। तो जो मिनिमम टोटल एनर्जी है, जो पार्टिकल यहां पर हो, जिसकी मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है, वो 0 होगी। अब अगला केस देखते हैं ये वाला। इसमें आप देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है आपके टोटल इस एनर्जी से, यानी कि जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की और जो काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट की, वो दोनों ही नेगेटिव होगी। तो यहां पर कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे बताएगा, क्योंकि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और ये एनर्जी जो है ई, यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ई से ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि क्रॉस जहां दिया है उससे ऊपर जा रही है, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं हो सकता। अगले में आते हैं। यहां पर जो x इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे और x a तक इस जगह पे और b से ऊपर, इस b से ऊपर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो E से ज्यादा है। ये देखिए E यहाँ है, E यहाँ है ना। इस जगह पे x इक्वल टू 0 यहां से यहां तक और साथ में b से ऊपर, ये इससे ज्यादा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। इसका मतलब इन पोर्शन में इस जगह पे और इसके ऊपर आपका पार्टिकल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगला जो ग्राफ है उसको भी बहुत ध्यान से देखिए। ये -b/2 है और यहां से a/2 इस जगह पे। देखिए ये क्रॉस यहां है, तो इस जगह पे ये एक लाइन भी बनी हुई है, -b/2 से लेकर -a/2 और -a/2 से लेकर -b/2, ये -b/2 है यहाँ पे। मैं आपको उस ग्राफ में दिखाता हूँ, क्योंकि इन सब रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है ई से। कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है आपका -b/2 से a/2 और a/2 से लेकर -b/2, इस जगह पर आपका इन दोनों रीजन में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आपकी ई से ज्यादा है। जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है किसी पार्टिकल का एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो चल रहा है, वो इस तरीके से दिया है, Vx इज इक्वल टू kx²/2। ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है। यहाँ पर k है फोर्स कांस्टेंट इस ऑसिलेटर का, k दिया हुआ है। अगर फॉर k अगर k 0.5 न्यूटन पर मीटर है, तो जो ग्राफ है Vx, ये Vx वर्सेस x, वो आपको यहाँ दिया गया है। आपको बताना है कि पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी 1 जूल है, जो मूव कर रहा है इस पोटेंशियल में, मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेस x इक्वल टू +-2। जैसे ही ये x में x 2 होगा या x -2 होगा, तो इसको वापस आना है। तो जो जो चीजें दी हैं उनको लिख लेते हैं पहले। टोटल एनर्जी हमारे पास है E 1 जूल। फोर्स कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, ये बेसिकली k की वैल्यू दी हुई है 0.5। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई पार्टिकल की, k के बारे में बात करें आप तो 12 mv²। अब कंजर्वेशन ऑफ लॉ में अगर हम देखें तो एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए जो टोटल एनर्जी दी है, टोटल एनर्जी आपके पास है 1, कितना है 1 जूल। ये बराबर हो गया v और k होता है 12 mv² और v आपको यहाँ पर k इंटू x²/2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको लिख लीजिए 12 kx² + 12 mv²। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, इस तरीके से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इस पॉइंट पे जाएगी और फिर रेस्ट पे आ जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर रेस्ट पे आ जाएगी। तो मतलब जब वो टर्न बैक होगी, यहाँ टर्न बैक हो रही है, यहाँ टर्न बैक हो रही है। जब टर्न बैक हो रही है तो वेलोसिटी यानी कि k किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी टोटली वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी 0 होगी। इस केस में अगर इसको आप 0 करते हैं तो 1 बराबर होगा 12 kx² का। ओके, तो अगर आप देखें कि हम k की वैल्यू 0.5 डाल दें तो ये वैल्यू आएगी, और x निकालना है तो 0.5 को नीचे ले आइए, 2 को ऊपर ले जाइए, इसको सॉल्व करिए। x इक्वल टू x² आपका 4 आया, तो इसका मतलब x क्या होगा, +-2। इसका रूट लिया हमने, तो इसका मतलब है पार्टिकल, जो भी पार्टिकल की बात हो रही है, जब ये +-2 पे आएगा तो इसको वापस आना पड़ेगा।
एक केसिंग है रॉकेट की, जो रॉकेट फ्लाइट में है, ये फ्रिक्शन के कारण जो बहुत तेजी से जाता है और जो इस पे फ्रिक्शन पड़ता है उसके कारण ये जल जाता है। किसके एक्सपेंस पे, एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑप्टेन, यानी कि जो हीट एनर्जी इस ये जो जलता है, जब ये ऊपर जाता है तो फ्रिक्शन से जलता है, तो किसके एक्सपेंस पे आ रही है ये? रॉकेट दे रहा है इसको या एटमॉस्फेयर दे रहा है? और देखिएगा कॉमेट, कॉमेट ये सन के अराउंड मूव करते हैं और इनकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन कॉमेट पे लग रहा है सन द्वारा, वो नॉर्मल नहीं होता है कॉमेट की वेलोसिटी से, क्योंकि ये इलिप्टिकल शेप है, सर्कुलर नहीं है। लेकिन फिर भी जो काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा हर एक कंप्लीट ऑर्बिट पे, वो जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों, ये बताना है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के, अगर ये अर्थ है तो ये आर्टिफिशियल आपका सैटेलाइट है, और बड़ा एक बहुत महीन, जैसे थिन एटमॉस्फेयर में, वेरी थिन एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर एनर्जी वो लूज करता है, जिसमें एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस भी होता है, बहुत कम होता है। लेकिन वाई देन डज इट स्पीड इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, लेकिन जैसे ही ये बहुत करीब आता है अर्थ के, एकदम जैसे ही करीब आता रहता है, तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ जाती है? ओके, एक इसको हम इस तरीके से देखेंगे। पहले हम बात करते हैं इस रॉकेट को, एक एक करके हम देखते हैं। रॉकेट के बारे में बात करें तो जो रॉकेट जब इस तरीके से ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो जो बर्निंग है इसकी केसिंग की, जो इसमें जलता है इस फ्लाइट में, ये फ्रिक्शन के द्वारा है। अब इससे क्या होता है कि जो मास है वो कम होता है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ है ना। तो जो रिडक्शन है, अब जब ये जलता है तो फिर इसका मास भी कम होता है, तो रॉकेट का मास जो कम हो रहा है वो इसकी एनर्जी कम करता है। इसका मतलब जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कहाँ से आ रही है, रॉकेट से ही आ रही है। रॉकेट का ही तो मास कम हो रहा है, वहीं से एनर्जी आ रही है। अब दूसरे की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और क्योंकि जो काम किया जा रहा है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, अगर आप क्लोज्ड पाथ के बारे में बात करें तो वर्क डन इस ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक कंप्लीट ऑर्बिट पे वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए कॉमेट का जीरो होता है। ये दूसरे का जवाब हो गया। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं। जो अर्थ के अराउंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस तरीके से मूव कर रहा है, ये जैसे ही अर्थ के क्लोजर आता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइट कम हो रही है, करीब आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कम हो रही है। और क्योंकि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कांस्टेंट है, तो जो रिडक्शन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है। यही तो कंजर्वेशन है। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की बढ़ती है, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन भी है, तो पूरी एनर्जी जो है सैटेलाइट की वो बहुत कम अमाउंट से बढ़ती है। ओके, ऐसे हम इसका भी डिस्कशन देखेंगे। पहले इसका सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से है, एक आदमी 2 मीटर वॉक करता है, इसके पास मास है 15 केजी का उसके बेयर हैंड पे। अब दूसरे में वो वही डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन यहाँ पर ये पुली को खींचता है, रोप को खींचता है, और ये रोप जा रही है पुली के ऊपर। मास यहाँ पर भी 15 केजी। इन दोनों केस में किसमें ज्यादा काम हो रहा है? तो उत्तर इस तरीके से आता है, आप देखिएगा कि हम दोनों केस देखेंगे और आप देखेंगे किसमें ज्यादा काम आ रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिए, जो पहला केस है इसमें मास आपके पास है 15 केजी और डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 2। अब जो वर्क डन हो रहा है वो आपके पास क्या है, वर्क डन आपका F इंटू एस या डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। ये तो खैर एक एक्सप्रेशन है जो हम जानते हैं। अब थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में जब वो पैदल जा रहे हैं तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स को इस तरफ लगा रहे हैं, तो 90 डिग्री हो गया इसके बीच में।
मास है 15 kg, ग्रेविटी आपकी 9.8 लग रही है, डिस्टेंस वो 2 कदम 2 या मीटर या इतना डिस्टेंस चले, और 90 डिग्री इनके बीच में जो एंगल है, तो cos 90 जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, काम जो है जीरो, और डन जीरो। अब दूसरे केस में आते हैं जब ये पुली खींच रहे हैं, मास यहाँ पर भी 15 kg है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी 2 मीटर है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है फोर्स का, जो फोर्स रोप पे अप्लाई हो रहा है और जो डायरेक्शन है वो इनके डिस्प्लेसमेंट का, वो दोनों सेम, मतलब फोर्स इस तरीके से यहाँ लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ खींच रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, इसका मतलब एंगल इनके बीच में क्या हो गया, जीरो। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में आप देखिए एफ, जो एफ है इसकी जगह हम ये जो फोर्स लगा रहे हैं क्या है, ये फोर्स इस mg के बराबर ही तो है, तो एफ की जगह mg रख देंगे, एस आपका रहेगा कॉस, क्योंकि कॉस ये थीटा जीरो है, दोनों का एक ही डायरेक्शन है, तो कॉस जीरो आपका बना जाएगा। तब इंटू जी इंटू एस यहाँ पर रख दीजिए तीनों वैल्यू जो हमने पहले भी रखे थे, 294 जूल। इसका मतलब जो काम हो रहा है वो सेकंड केस में ज्यादा है। आपको ये पढ़ना है, उसके बाद जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है उसमें अंडरलाइन करना है। When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases, decreases, remains unaltered. तो इनमें आपको एक चीज चूज करनी है। तो पॉजिटिव फोर्स काम करता है, पॉजिटिव वर्क काम करता है किसी बॉडी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कम होती है, ज्यादा होती है, वैसी ही होती है। उसके बाद वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ इट्स। अब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो किस चीज का लॉस करता है, काइनेटिक एनर्जी का कि पोटेंशियल एनर्जी का। फिर एक और है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम इन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। ये जो रेट ऑफ चेंज है टोटल मोमेंटम का, बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम है, वो प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सटर्नल फोर्स के या जो इंटरनल फोर्स के एडिशन, सम इंटरनल फोर्स के प्रोपोर्शनल है। अगर आप इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें दो बॉडीज की, तो जो क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती कोलिजन के बाद, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल लीनियर मोमेंटम है, या टोटल एनर्जी है सिस्टम ऑफ टू बॉडीज की। तो एक एक करके इसमें से टिक करेंगे। पहला जो है वो डिक्रीजेस है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी है, तीसरा एक्सटर्नल फोर्स है, चौथा जो है टोटल लीनियर मोमेंटम। ये चूज करेंगे आप, जो आपको ऑप्शन दिए गए थे ना उनमें से ये चूज करेंगे। तो पहला देखते हैं, देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है बॉडी पे, जब ये डिस्प्लेस करता है बॉडी को किस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। इस कारण से जो बॉडी है या जो भी आप जिसकी बात कर रहे हैं पार्टिकल की, तो वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ एडवांस करेगा, बढ़ेगा, सेंटर ऑफ द फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स। तो उस तरफ जहां फोर्स का सेंटर होगा उस तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेपरेशन है दो के बीच में उसको डिक्रीज करेगा, कम करेगा। इसका मतलब जब आपका सेपरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अगला जो हमने देखा था उसमें क्यों काइनेटिक एनर्जी आया, पहले में तो डिक्रीजेस हो गया, दूसरे में ये दूसरा है, द वर्क डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। कोई अगर काम हो रहा है, कोई बॉडी जा रही है, फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब कम क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, इसलिए दूसरा आंसर जो है काइनेटिक एनर्जी है। तीसरा है जो इंटरनल फोर्सेस, जो भी उनकी डायरेक्शन हो, वो कोई भी जो टोटल मोमेंटम है बॉडी का उसमें कोई भी अंतर नहीं ला पाएंगे, कैन नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज। टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं ला सकते। इसका मतलब जो टोटल मोमेंटम है, बहुत सारे पार्टिकल एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शनल होता है जो बाहर के फोर्स काम कर रहे हैं उस सिस्टम में, इसीलिए इसका उत्तर होगा एक्सटर्नल फोर्स। आखिर की बात करें तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये एक पार्ट देखा हमने सवाल जवाब का, अभी और बाकी है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।